नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे बचत और चपत की। एक तरफ सरकार ने लंबे समय बाद पेट्रोल, डीजल और गैस कीमतों में बढ़ोतरी की शुरुआत कर दी है। वहीं वित्त मंत्री के एक बयान ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि अगले वित्त वर्ष से आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ खाते में कम ब्याज आएगा। ये भी जानेंगे कि 1 अप्रैल से एक आम सैलरी पेशा आदमी के पीएफ खाते में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई से लेकर रेटिंग एजेंसियां देश की तरक्की को लेकर क्या नजरिया रखती हैं। इन सब मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज होंगे 2 एक्सपर्ट्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर नरेंद्र ठाकुर और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर। लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियां। मूडीज के बाद रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की ग्रोथ रेट में करीब 2% की कटौती की है। क्रूड ऑयल के दामों में तेजी और बढ़ती महंगाई के मद्देनजर फिच ने साल 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.5% रहने का अनुमान जताया है। एजेंसी ने ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट में भी 0.2% की कटौती करते हुए इसे 2.8% रखा है। इसके पहले मूडीज ने भारत की ग्रोथ रेट 9.5 से घटाकर 9.1% कर दी थी। इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी को लेकर वाहनों के महंगा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। देश के सबसे बड़े कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स ने अपने वाणिज्यिक वाहनों कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। 1 अप्रैल से अलग अलग मॉडल्स और वेरिएंट्स के आधार पर कीमतों में करीब 2.5% तक बढ़ोतरी होगी। चीन से सप्लाई की दिक्कत और सेमीकंडक्टर की किल्लत के चलते कई कार कंपनियां भी अगले महीने से दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। अब आते हैं आज के खास मुद्दे पर। करीब 4.5 महीने बाद आखिरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। आज सुबह तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल कीमतों में 78 पैसे प्रति लीटर इजाफे की घोषणा की। साथ ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी प्रति सिलेंडर 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि यूक्रेन रूस वॉर के चलते बीते कुछ हफ्तों में ही क्रूड ऑयल के दाम 40% से ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाने के हाथ खींच कर रखा है। करीब 4 महीने से इस पॉज से यह भी साफ हो गया कि तेल कीमतों के डीरेगुलेशन और डेली प्राइसिंग मैकेनिज्म जैसी बातें सैद्धांतिक ही हैं और पर्दे के पीछे सब कुछ सरकार ही कंट्रोल करती है। लेकिन अब जब तेल की कीमतों में मामूली ही सही बढ़ोतरी की शुरुआत हो गई है तो ये सवाल भी उठता है कि क्या सरकार क्रूड की महंगाई को सेट ऑफ करने के लिए पेट्रोल, डीजल के दाम एक मुश्त बढ़ाने के बजाय धीरे धीरे झटके देगी, यानी कीमतों में रोज या कुछ दिनों पर थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती रहेगी। हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की। आज जो डेटा आया है और जो अनाउंसमेंट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें तो बिल्कुल ये बोला गया है कि 80 पैसे जो है पेट्रोल और डीजल के बढ़ाए गए हैं, वो 22 तारीख से लागू भी हो गया है। और जो एलपीजी के रेट हैं वो 50 रुपये पर सिलेंडर बढ़ा दिया गया है। तो ये हमें समझना होगा कि वो एक तरह से जो हम बात करते रहे हैं कि इलेक्शन का एक कॉन्टेक्स्ट भी है कि इलेक्शन तक रोका गया था। और मतलब हमें मालूम ही है, दर्शकों को पता ही है कि 2 नवंबर को लास्ट हाइक हुआ था, प्राइस हाइक हुआ था और उसके बाद जो है इंक्रीज नहीं हुआ है प्राइस, खासकर पेट्रोल और डीजल का। और हमें ये भी याद है कि 4 नवंबर को जो है एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है वो टैक्सेस कम किए थे। इसमें पेट्रोल पे जो है 5 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम किए थे और 10 रुपए जो है वो पर लीटर जो है वो डीजल पे कम किए गए थे। तो अब जो एक तरह से इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आगे हैं और एक तरह से एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट जो है बीजेपी की बनी है 4 स्टेट में आउट ऑफ 5। तो और वो हम पहले भी देख रहे थे कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं और जो केंद्रीय मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुकी थी और उसकी कॉन्टेक्स्ट जो है वो आज हुआ है। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली ये सीक्वेंस में होगा और उस सीक्वेंस को हमें समझने की जरूरत है कि जो रशिया और जो यूक्रेन का क्राइसिस चला हुआ है अभी वर्ल्ड लेवल पे, जो वॉर चल रही है, उसके तहत जो है जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो 40% जंप हुआ है उसमें पिछले महीनों में, इनफैक्ट पिछले महीने के मुकाबले। तो यदि 40% जंप है और अभी हमारे जो प्राइसेस हैं 137 डेज तक जो है कांस्टेंट थे, तो और उसमें कहा जा रहा था कि 40% हाई क्रूड ऑयल प्राइस में भी है। तो ये एस्टिमेट इकोनॉमिक्स का ये रहा है कि यदि $1 क्रूड ऑयल प्राइस का बढ़ता है
तो 50 पैसे जो है पर लीटर जो है इंडिया में उसका बढ़ना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट के एक्सचेकर में उसका या कंपनीज को घाटा ना हो, या कम से कम वो कॉस्ट जो है रिकवर कर पाए। तो आप ध्यान रखिएगा कि यदि 40% का मतलब है अराउंड, हमें मालूम ही है कि अराउंड 30 to 40 डॉलर जो है वो इंक्रीज हुआ है प्राइसेस का। तो उसका हाफ लें, यदि एक एक डॉलर यदि इंक्रीज कर रहा है तो 50 पैसे इंक्रीज करते हैं, तो आप मानिए यदि 40 डॉलर था तो 20 डॉलर तो एक्सपेक्टेड था कि प्राइस इंक्रीज होगा। लेकिन जनरली इकोनॉमिक्स से बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इतना बड़ा जंप नहीं कर सकती कि 20 रुपए इंक्रीज कर दे। तो ये एस्टिमेट आ रहा था कि 8 से 12 रुपए जो है वो इलेक्शन के बाद प्राइस बढ़ेंगे। तो आप मान के चलिए कि आज 80 पैसे बढ़ाया है, तो 10 ये सीक्वेंस में एक तरह से कह सकते हैं 8 रुपए तो मिनिमम ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्राइस हाइक होगा पेट्रोल और डीजल का, और साथ में उसका इम्पैक्ट जो एलपीजी पे भी आने वाला है। तो बिल्कुल सही बात है कि प्राइसेस आने वाले दिनों में इंक्रीज करेंगे, जो भी एनर्जी प्राइसेस। एक तरफ महंगाई अपने तेवर कड़े करने लगी है, वहीं दूसरी ओर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट देना जारी रखेगा, लिक्विडिटी कायम रखी जाएगी और एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने की कोशिश होगी। बढ़ती महंगाई और ग्लोबल ब्याज दरों में तेजी के बीच क्या आरबीआई पर ब्याज बढ़ाने का दबाव है? गवर्नर ने कहा कि ये तो मॉनेटरी कमेटी तय करेगी, लेकिन हमारा फोकस अब भी इकोनॉमिक ग्रोथ ही होगा। क्या है इसके मायने? हमने एक्सपर्ट से राय ली, आप भी जान लीजिए। ये बेसिकली पहले डिबेट बनी हुई है इंडिया में, और ये कहा जा रहा है कि इस क्राइसिस की दुनिया में, जहाँ कोविड है और जहाँ पे इस तरह का क्राइसिस चला है वर्ल्ड लेवल पे, यूक्रेन और रशिया का, तो उसके जो एक तरह से वो हम क्रूड ऑयल की बात भी कर रहे थे, और उसमें प्राइसेस हाई हाई हमने देखा ही है, और हम दर्शकों से बात करते रहे हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है, जो बेंचमार्क है आरबीआई का कि 4 से 6% के बीच में जो इन्फ्लेशन रेट रहना चाहिए, वो बेंचमार्क होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को ये बोलती है, और आरबीआई उस पर इंश्योर करता है। लेकिन जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो जो है इस टाइम 6.07% है फरवरी 2022। और हमें ये भी मालूम है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 13.12% जो है मतलब 13% से ज़्यादा है। तो उससे तो यही लग रहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर रहा है, और जो 6% का जो बेंचमार्क है उस लिमिट से क्रॉस कर गया है। और जो क्रूड ऑयल प्राइसेस के आने के कारण जो है, या हाइक होने के कारण से जो है इतना सारा 40% हम देख रहे, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे जनरली इकोनॉमिक्स की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और बढ़ेगा। और ये भी हमने देखा है कि ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे खासकर बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में, हमने कहा था कि 2022 में 9% से ज़्यादा 9.2% ग्रोथ रेट रहेगी 22 में। लेकिन अब जो है उसको डाउनवर्ड एस्टिमेट किया गया है। जैसे आरबीआई कह रही है कि वो अराउंड 7.8% रहेगी, और अभी और भी एस्टिमेट आ रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि 8.5% जो फिच करके एक एजेंसी है वो कह रही है कि वो 8.5% ग्रोथ रेट रहेगी। तो इससे एक एक बात आ रही थी कि स्टैगफ्लेशन की बात आ रही थी कि स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि स्ट्रक्चरली इकोनॉमी डाउन जा रही है, मतलब जीडीपी कम हो रहा है, ग्रोथ रेट कम हो रही है जीडीपी की, और साथ में इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, और साथ में इन्फ्लेशन जब हाई हो रहा है और जीडीपी जब कम हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हायर होता है। और अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा ही है, खासकर पीछे डेटा भी आया है खासकर सीएमआई का। उसने कहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में वो तेजी से जो है वो घटा है। इस टाइम जो है वो 43% था 2016 में, और 2021 में वो 37% हो गया है। तो 6% का जो डिक्लाइन है एम्प्लॉयमेंट रेट का, वो बहुत बड़ा एक तरह से डिक्लाइन है। और उसमें कोविड का इफेक्ट भी था, लेकिन वो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की क्रिटिक भी उसमें थे, और उसका इम्पैक्ट जो है हमें इनफॉर्मल सेक्टर में या जो होल पूरी इकोनॉमी में दिखा है, और इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लोगों को नौकरियां कम लग रही हैं। उसी के तहत ये कहा गया था, या जनरली इकोनॉमिक्स से कह रहे थे, काफी आर्टिकल भी आए मीडिया में भी और एकेडमिक्स में भी, रिसर्च के द्वारा भी, कि देखिए ये एक तरह से स्टैगफ्लेशन की स्थिति है, स्ट्रक्चरली डाउन इकोनॉमी और इन्फ्लेशन हाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हो रहा है इकोनॉमी में। उसी को रिफ्यूट करते हुए कल हमारे जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने सीआईआई जो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उनकी प्रोग्राम में कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम स्टैगफ्लेशन की स्थिति को नहीं अभी देख रहे हैं, और हम कंटेन कर लेंगे।
इन्फ्लेशन को भी कंटेन कर लेंगे। 6% से ज्यादा अभी थोड़ा सा है, वो 0.07% है, लेकिन हम 6% से नीचे ले आएंगे और अराउंड 5% रखेंगे। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो भी हमारी हायर रहेगी, क्योंकि जो ओमिक्रॉन का जो इफेक्ट है वो उतना डेंट नहीं रहा है इंडियन इकोनॉमी को, मतलब एक तरह से बहुत ही कम इफेक्ट हुआ है। जो हम कह रहे हैं, पहले ये बोला जा रहा था कि नहीं नहीं हम 8% के अराउंड ग्रोथ रेट रहेगी, ना कि 9% के, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये भी हम ग्रोथ रेट भी ठीक करें रखेंगे और अराउंड 9% ग्रोथ रेट रह सकती है इंडियन इकोनॉमी में। तो उसके तहत ये कमेंट है शक्तिकांत दास का, और वो कह रहे हैं, मतलब ऑप्टिमिस्टिक हैं वो, कि खासकर ओमिक्रॉन का इतना साइड इफेक्ट नहीं है। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा, कि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर लेंगे, कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो तो किसी टाइम $140 पर बैरल हो गया था, और अभी आज ही मैं देख रहा था ब्रेंट ऑयल जो प्राइस है, क्रूड ऑयल प्राइस है, वो अभी $118 पर बैरल आज है। तो इस हिसाब से तो कम हुआ है। और उसमें उनका ये कहना भी है, जो एक डिबेट भी चल रही है जियो पॉलिटिकल लेवल पे इंटरनेशनल फोरम में, कि रशिया से इंपोर्ट भी कर रही है कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि वो सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया रशिया पे तो वहां से इंपोर्ट कम हो गया है। इनफैक्ट अब तो ये वाली बात भी हो रही है, और आपको पता है, ये दर्शकों को और हम लोगों को भी पता है, कि अभी ये रशिया से इंडिया इंपोर्ट करने वाला है, और वो रुपीज में जो है वो ट्रांजेक्शन होगी, रूबल और रुपीज में ट्रांजेक्शन होगी। और नॉट ओनली इंडिया के लिए है बात, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज भी प्रोवाइडेड सैंक्शंस हैं, लेकिन इस पेट्रोल वाले या गैस जो प्राइसेस, नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं, ये इम्पोर्ट है, वो यूरोपियन कंट्रीज ने अभी तक बंद नहीं किया है। तो उसके तहत वो कॉन्टेक्स्ट को कह रहे थे कि शक्तिकांत दास, की नहीं देखिए, हम तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं हमें बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ेंगे ऑयल के या क्या कहें, पेट्रोल के या डीजल के, उतना जंप हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति हम नहीं देख रहे हैं। एक तरफ जहां दुनिया भर के रिजर्व बैंकों के पॉलिसी रेट्स बढ़ रहे हैं और ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दरें घटाने की सिफारिश की है, और अब आरबीआई ने भी ऐसे संकेत दे दिए हैं कि सरकारी सेविंग स्कीमों पर ब्याज दरें घटाई जा सकती हैं। क्या है केंद्रीय बैंक की दलीलें और पूरा मामला, एक्सपर्ट से सुनिए। बेसिकली आरबीआई या गवर्नमेंट कह रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि जो स्मॉल सेविंग है, जो स्कीम्स हैं या इसको इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, उसमें जो है वो गवर्नमेंट कह रही है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना चाह रहे हैं। जो लॉजिकली एक सेंस बन रहा है कि आजकल जो मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी है, मतलब रेपो रेट कम है, बैंक रेट कम है, और इवन जो डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है। जैसे अभी एसबीआई जो है अराउंड टाइम डिपॉजिट पे, फिक्स डिपॉजिट पे अराउंड 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। तो ये लॉजिक आरबीआई का, ये गवर्नमेंट आरबीआई से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप खासकर जो 2022-23 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, मतलब अप्रैल मई जून, उसमें जो है आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करिए। जो स्मॉल सेविंग स्कीम है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें हम कहते हैं पीएफ पीपीएफ है, या सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स है, उसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, मतलब आरबीआई ये कह रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.09% से लेके 1.18% तक जो है फर्स्ट क्वार्टर में, अप्रैल मई जून 2022 में, ये आप कम करिए। तो ये कह सकते हैं अराउंड 1% की बात कर रही है। और हमें दर्शकों को एक तरह से थोड़ा इजिली समझा सकते हैं कि जो पीपीएफ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम है, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस टाइम, वो 7.10% है, और जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे वो 7.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और जो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5.5 to 6.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसमें ही वो कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम करिए, जिससे कि बोझ एक तरह से आरबीआई पे कम हो, कि ऑलरेडी वो मतलब एक तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट ही उनको कम मिल रहा है, तो फिर वो पे क्या करेंगे, मतलब पेइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे देंगे। और उसी में एक डेटा है, जो आरबीआई का डेटा है, कि फरवरी 2021 में जो डिफरेंट अकाउंट हैं, ये जो चारों हम बात कर रहे हैं, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, या एनएसएस जिसको बोलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है, उसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे करना है, वो है लगभग 12 दशमलव
तो 4 लाख करोड़ रुपया देना है, तो कह सकते हैं लगभग 12 लाख करोड़ रुपया जो है उनको देना है। उसी में ही वो कम करना चाह रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लगभग कह सकते हैं 50 लाख करोड़, 50 लाख, 50 लाख जो है वो उनको कम कम देना पड़ेगा, या एक तरह से बात कर सकते हैं 0.50 लाख करोड़ जो है वो कम देना पड़ेगा, तो उससे बाहर उनका काम होगा। तो इसी को हम थोड़े दिन पहले बात भी कर रहे थे कि जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ईपीएफओ बोलते हैं, उन्होंने भी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किया है। ईपीएफ जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने 8.5% से वो 8.1% कर दिया है, जो लोएस्ट है। मतलब एक तरह से 4 दशकों में सबसे कम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस टाइम जो ईपीएफओ का है। तो एक तरह से क्रिटिक भी दे रहे हैं, खासकर जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं या वर्कर्स की जो एसोसिएशन है, यूनियंस हैं, वो कह रहे हैं कि एक तरह से ये पब्लिक वेलफेयर को डिसमेंटल करने की कोशिश है सरकार की तरफ से। और मुझे भी लगता है कि रैशनली हम देखें कि रेपो रेट कम है और जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सरकार या बैंक जो है लोन दे रही थी, जैसे कि इवन शक्तिकांत दास बोल रहे थे कि हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और आपको याद होगा जब 20 लाख का पैकेज जो है वो कोविड-19 पैंडेमिक में दिया था, तो उसमें लगभग 17-18 लाख करोड़ रुपए उन्होंने क्रेडिट दिया था डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज को। तो उसी के तहत वो किया गया है, और उसके तहत उनका रिटर्न भी कम हो गया, इंटरेस्ट जो उनको रिसीव में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वो, इसलिए वो डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम करने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट भी है। पिछले दिनों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने साल 2021-22 के लिए ब्याज दरें घटाकर 8.1% रखने की सिफारिश की थी। यह 4 दशक में पीएफ पर सबसे कम ब्याज होगा। हालांकि इस पर वित्त मंत्रालय की औपचारिक मुहर लगनी है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान आज सुर्खियों में है कि यह कटौती समय की जरूरत थी और कटौती के बाद भी पीएफ पर ब्याज दरें अन्य सेविंग स्कीमों से ज्यादा हैं। हमने इस बारे में कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्थाओं की राय ली। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने क्या कहा। जो प्रोविडेंट फंड है, ये फंड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के शेयर से बनता है। इसमें सरकार का कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, बल्कि जो सीबीटी होता है, वो जो बोर्ड होता है, ट्रस्ट होता है, इस सारे फंड को मैनेज करने के लिए उसके जो अधिकारी होते हैं, उसका जो स्टाफ होता है, जिन्होंने उस सारे पैसे को वर्कर को, जिसका वो पैसा है उसको डिस्बर्स करना होता है, देना होता है, उन सब का खर्चा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, प्रशासन का खर्चा भी इसी पैसे से जाता है, सरकार से नहीं जाता है। पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसका खर्चा प्रोविडेंट फंड में जो पैसा इकट्ठा होता है मजदूर का और मालिक का, उस पैसे से जो कॉर्पस बनता है, पैसा होता है, उसी में से एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा भी होता है। तो सरकार का इवन इस सेवा को देने के लिए जो वर्कर्स का हक है पूरा पीपीएफ के अंदर, उसको एडवांस लेने का, उसको एजुकेशन लोन लेने का, उसको कुछ और फैसिलिटीज इसमें से लेने का, और इलाज के समय में कुछ जो उसको फैसिलिटीज दी गई हों इसमें, वो सब कुछ लेने का उसका अधिकार है। तो जो बाई लॉज बने हुए हैं, जिस जिस तरीके से वो उसके फायदे उठा सकता है, वो फायदे इस फंड में से उसको मिलते हैं। लेकिन ये फंड भी उन्हीं वर्कर्स के पैसे से ही मैनेज हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पहले 12.5% भी मिलता रहा है। 12.5% से फिर ये कम होते होते 12%, फिर कुछ समय 11% मिला, कुछ समय 10.5% मिला, और ज्यादा बरस नहीं हुए हैं जब 9.5% होता था, 9.3% होता था इंटरेस्ट का रेट। और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके टाइम में 8.5% हुआ और अब उसको 8.1% ला रहे हैं। तो ये कहना कि 40 बरस में कभी नहीं बदलाव आया है, ये सीतारमण जी की स्टेटमेंट कह रही है जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है, कि राज्यसभा में जो उन्होंने कहा और अखबारों में भी छपी होगी, राज्यसभा में उन्होंने ये कहा कि ये तो 40 बरस से चेंज नहीं किया है। तो ये अपने आप में गलत है,
क्योंकि 40-45 बरस से तो मैं भी देख रही हूँ कि इंटरेस्ट रेट कितना था। इवन साहेब सिंह वर्मा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लेबर मिनिस्टर हुए थे, मैं तो उस पीरियड से बता सकती हूँ, उस समय भी कि हम उनसे भी भिड़े थे कि आप रिड्यूस कैसे कर रहे हैं, तब तो इससे कहीं ज्यादा वो था। एक तो ये बात मैं कहना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो कंट्रीब्यूशन है मालिकों का और एम्प्लॉय का, इस कंट्रीब्यूशन को पिछले दिनों में इसी सरकार ने, जो इनकी फर्स्ट टर्म थी उस पीरियड में, उस कंट्रीब्यूशन को इन्होंने रिड्यूस कर दिया। हमने इसका विरोध किया। ESIC में भी जो कंट्रीब्यूशन है वर्कर और एम्प्लॉयर का, और EPF में भी जो वर्कर और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, उसको सरकार ने रिड्यूस किया। तो हमने कहा अगर आप रिड्यूस करेंगे तो कल को आप उसका इंटरेस्ट रिड्यूस करने की बात करोगे, और वो हमारे वर्कर के हित में नहीं जाएगा, नुकसान में जाएगा। तो इसलिए वर्कर्स के ओपिनियन के विरुद्ध जाकर के सरकार ने उस जो इंटरेस्ट, उनका जो कंट्रीब्यूशन का मात्रा होती है, उसको रिड्यूस किया गया एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉइज की। तभी हमने बोला था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात जो है, इन्होंने हमारा 15% EPFO का पैसा जो था ओपन मार्केट में लगाया। हम एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा ये आप गलत कर रहे हो, आप ओपन स्टॉक बाजार में लगा दोगे और वो पैसा डूब जाएगा, फिर आप कहोगे कॉर्पस कम हो गया, फिर आप कहोगे जी हम इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं दे सकते, फिर आप कहोगे कि एक्चुरियंस की कैलकुलेशन ऐसी रही, हम क्या कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो 15% हमारा पैसा डूबा। उस सरकार ने हमारी राय के विरोध में ओपन मार्केट में हमारे वर्कर्स का पैसा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, PF कॉर्पस का पैसा 15% इन्होंने ओपन मार्केट में लगाया, वो डूब गया। तो सरकार उसकी जवाबदेही तो दे नहीं रही। फाइनेंस मिनिस्टर उसके बारे में भी तो बताया नहीं, आपने हमारा पैसा क्यों डुबोया। अगर आप ये कहते हैं कि एक्चुरियल्स की कैलकुलेशन है और हम ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो फिर आपने हमारा पैसा क्यों डुबोया। वो पैसा सरकार क्यों नहीं वापिस हमें देनी चाहिए। अगर वो जबरदस्ती हमारी वर्कर्स की इच्छा के बिना, या इवन एक्सपर्ट्स के भी ओपिनियंस थे कि मार्केट के अंदर अगर आप ले जाओगे तो वो पैसा डूब सकता है, और डूब जाएगा तो PF के कॉर्पस को नुकसान होगा। एक और जो हम बात कहते रहे हैं, ये जो एक्चुरियंस का कैलकुलेशन होता है, उस एक्चुरियंस के कैलकुलेशन में भी डिफरेंट एक्सपर्ट्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। गवर्नमेंट की राय के साथ जाने वाले कम लोग हैं, वो लोग ज्यादा हैं जो ये कह रहे हैं कि आपकी कैलकुलेशन टोटल फंडिंग पे और उसके सिस्टम पे होती नहीं है। और अभी भी ये जो पूछा गया उनसे कि आप 8.1% कर रहे हो, तो ये आपका जो पूरा का पूरा डाटाबेस है, वो कितने डाटाबेस पे कैलकुलेट किया है एक्चुरियल्स ने, तो उन्होंने बताया 5% डाटा पे बेस पे। तो 100% डाटा बेस पे नहीं किया, 50% डाटा बेस पे नहीं किया, आपने कन्वीनियंटली कोई 5% डाटा बेस जो उठा लिया, उसमें से एक्चुरियंस ने कैलकुलेशन कर दी, और उस कैलकुलेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ये प्रपोजल लेके आ गई कि 8.1% होना चाहिए। एक और फैक्ट मैं रिवील करना चाहती हूँ सुनने वालों को, कि बहुत से मजदूर जो हैं अपना प्रोविडेंट फंड उठा ही नहीं पाते हैं। हम लोग बरसों तक कहते रहे कि पोर्टेबल कर दो उसका, उसको अपना प्रोविडेंट फंड लेना है तो वो किसी भी राज्य में उसको ले सके, पर इन्होंने पोर्टेबल किया नहीं था। अब वो पोर्टेबिलिटी की बात ये टेक्नोलॉजी के इस दौर में अब शुरू हो रही, लेकिन हम दशकों से इस बात को उठा रहे हैं। होता क्या है कि जितना पैसा उसका प्रोविडेंट फंड का है, वो अपने काम धंधे के बाद वो फिर अपने होम टाउन में वापस चल जाता है, क्योंकि बहुत सा वर्कर है दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहा है, पर उसने अपना होम टाउन नहीं छोड़ा है। उनके पेरेंट्स वहां रहते हैं, कोई बुजुर्ग वहां रहते हैं, या खुद की फैमिली के आधा पोर्शन वहां रहता होता है, और वो नौकरी दूसरी जगह करता रहता है, तो वो फिर शहर में नहीं रहना चाहता है, वो वापिस चला जाता है। पर उसका प्रोविडेंट फंड जो उसका बनता होता है वो उसको मिलता नहीं है, उसके लिए वो चक्कर काटता रहता है। तो जितना उसको पैसा मिलना होता है उससे ज्यादा तो उसको उसका पैसा खर्च हो जाता है आवागमन के अंदर ही। तो हम लोग बोलते रहे कि आप
यूनिक कार्ड बना दीजिए, यूनिवर्सल कार्ड बना दीजिए, और डिसबर्सल के लिए इसको सर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल कर दीजिए। उसका कार्ड पोर्टेबल हो कि किसी भी स्टेट के अंदर वो अपना पैसा ड्रॉ कर सकता हो। और ये पोर्टेबिलिटी हमने जो वर्किंग में है एम्प्लॉइज, उनके लिए भी हमने करा था कि उनको अगर कहीं भी अपना बेनिफिट ड्रॉ करना है तो वो किसी भी स्टेट में है तो ड्रॉ कर सके। क्योंकि इनमें से एक वर्कर एक कंपनी में काम कर रहा है, फिर उस कंपनी में उसका काम छूट जाता है, वो फिर किसी और कंपनी में कर रहा है, फिर उसका छूटता है तो और कंसर्न में कर रहा है, तो उसका कार्ड पोर्टेबल हो ताकि इमीडिएटली उसी नंबर के ऊपर उसका कंटिन्यूटी रहे। तो ये भी हमने लड़ के और एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस के जरिए से कह के कराया था। तो अभी इस वक्त सरकार के पास 20,000 करोड़ से भी ज्यादा वो पैसा है जो वर्कर्स को मिला नहीं, डिसबर्स हुआ नहीं, वो पड़ा हुआ है। वो उनमें से कई वर्कर्स की शायद डेथ हो चुकी होगी और कई उनकी फैमिली में परस्यू करने वाला नहीं होगा। वो पैसा भी तो पड़ा हुआ है, उस पैसे भी तो इंटरेस्ट, उस पे भी तो इंटरेस्ट आ रहा होगा, वो भी तो कॉर्पस के बीच में ही पड़ा हुआ है। तो उसको तो एक्चुरियंस कभी कैलकुलेट नहीं करते, पर उसके ऊपर भी तो पैसा पड़ा है तो कोई इंटरेस्ट रेट बन रहा होगा। इसलिए इन सारी चीज से देख के सरकार का ये आर्गुमेंट कि आज की स्थिति में हम यही कर सकते हैं और ये तो बाकी स्कीम्स से अच्छा है, हम उससे सहमत नहीं हैं। ये स्कीम सबसे पुरानी है, ईपीएफओ पार्लियामेंट के लॉ से बनी है और ये एक डिपेंडेबल सर्विस है हमारे वर्कर्स के वास्ते, और फ्यूचर पेंशन्स के लिए भी ये बड़ी अप्रोप्रिएट है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इसको दूसरी स्कीमों के साथ कंपेयर करना जो हाल ही की स्कीमें हैं वो गलत है, जायज नहीं है। आप कह रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना है, उसको तो हम 7.6% दे रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम पे तो सिर्फ 7.4% है। तो मैं सीतारमन जी से पूछूं कि ये इंटरेस्ट रेट इतना क्यों पहुंच गया सीनियर सिटीजन का? ये तो नहीं था इतना, ये तो 8% से कहीं ऊपर था, इसको क्यों घटाया गया? इसको 2020 में घटाया गया, कोविड पीरियड में घटाया गया। जब गवर्नमेंट सो कॉल्ड पैकेजेस दे रही थी कोविड पीरियड में, तब सीनियर सिटीजन की सेविंग के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट घटा दिया सरकार ने। तो ये उसको बूस्ट अबाउट करना कि हम इतना दे रहे हैं, जबकि आपने घटाया, अभी 2 साल भी नहीं हुए इस बात को। ये जून के अंदर जो पैकेज दे रही थी गवर्नमेंट, 5 दिन लगातार फाइनेंस मिनिस्टर आई थी टीवी के ऊपर और पैकेज सुना रही थी, उस टाइम के ऊपर ये कम किया गया था और हमने कहा था कि 10 करोड़ के करीब सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी जिंदगी उसी से ही चल रही है। जो इंटरेस्ट रेट आता है आपने उनकी पीठ के ऊपर भी वार कर दिया, आपने गलत किया। तो उसको यहाँ काउंट करना इस 8.1% को करके वो भी गलत है। और फिर लिखा है कि पीपीएफ पे 7.1% है और फिर एसबीआई की 5 to 10 years पे 550 है। तो स्टेट एसबीआई के जो 5 to 10 years पे 550 बोल रहे हैं, तो ये भी तो बताएं कि हमारे देश में कुछ बरस पहले तक, 6-7 बरस पहले तक इंटरेस्ट रेट 10% भी था, फिक्स डिपॉजिट पे 9% भी था, 9.5% भी था, और 10 बरस पहले तो 10% था। और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक माय ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो AIQCB इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट में जो फिक्स डिपॉजिट्स कराई तो हमको 10% मिलता था, और अब इसी हाल ही के अंदर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होते होते इस न्यू लिबरल इकोनॉमिक दौर के अंदर उसको कम किया गया। तो उसको जताना कि ये तो हम तो जी 550 देते हैं, दिस इज रॉन्ग। रादर पीपल आर वेटिंग के ये इंटरेस्ट रेट कब फिर से बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी जो सेविंग अकाउंट में पैसा होता है उसमें जो इंटरेस्ट आता है उसी इंटरेस्ट से वो अपनी जिंदगी चलाते हैं। और बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब कॉर्पस बनाती हैं ताकि इंटरेस्ट रेट पे वो अपना छोटा सा जो आउटफिट चलाना है या बड़े संगठनों का बड़ा आउटफिट चलाना है, उसके जरिए से वो अपने जो वर्कर्स रखते हैं उनका केयर कर सकें। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये सारे आर्गुमेंट्स जो
दिए हैं सीतारमण जी ने, ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। अब चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अगले वित्त वर्ष से आपके पीएफ अकाउंट को लेकर काफी कुछ बदल रहा है। पिछले साल सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई किया था। इसके तहत सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के पीएफ ब्याज को टैक्सेबल कर दिया गया था। ऐसे में आपके पीएफ अकाउंट्स को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा ताकि सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होने पर अतिरिक्त रकम पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स चार्ज किया जा सके। उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर किसी कर्मचारी के खाते में 4 लाख रुपए तक का सालाना कंट्रीब्यूशन है तो अतिरिक्त 1.5 लाख पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा। इस तरह जिनके पीएफ खाते में भी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा रकम जाती है उनके 2 अकाउंट्स होंगे, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट्स। अब सवाल उठता है कि एक आम कर्मचारी जिनके खाते में 2.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा रकम नहीं जाती, वो क्या करे? एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिनके खाते में ज्यादा रकम जाती है उनके अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी भी ईपीएफओ की है। आपको बस इस बारे में इतना अपडेटेड रहना होगा। तो ये था आज का खर्चा पानी। आज का एपिसोड आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रबोध ने। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।